नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने क्या क्या सीख लिया है। तो सबसे पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हमने देखा था एक तो शुद्ध पदार्थ देखे थे हमने, और एक हमने क्या देखे थे शुद्ध, ठीक है, शुद्ध पदार्थ देखे थे। और एक हमने देखे थे कौन से, मिश्रण देखे थे, मिश्रण। उसके बाद हम किस पर आए थे कि मिश्रण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो हमने सामान्य मिश्रण देखा था और विषमांगी मिश्रण देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि मिश्रण जो होते हैं वो तीन प्रकार के और होते हैं। कौन कौन से, तो विलयन हमने देखा था, उसके बाद हमने निलंबन पढ़ा था और कॉलॉइड्स का नाम सुना था। तो हमने विलयन अपने दूसरे भाग में देख चुके थे। विलयन में हमने क्या क्या देखा था कि विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। उसके जो कण होते हैं या अवयव होते हैं उनको बाहर से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा विलयन के दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। विलय कौन होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है अधिकतर, और विलायक कौन होता है, जो अधिकतर ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो विलयन होता है वो तीन तरह के घोल बना सकता है, एक तो तनु घोल, सांद्र घोल और संतृप्त घोल। फिर हमने देखा था कि संतृप्त और असंतृप्त घोल क्या होते हैं। उसके बाद हमने उनकी घुलनशीलता देखी थी। घुलनशीलता देखने के बाद हमने क्या किया था, घुलनशीलता के बाद हमने उसमें उसकी ये एक क्रियाकलाप करा था, जिससे हमें पता चला था कि जो सभी पदार्थ होते हैं उनकी घुलनशीलता जो होती है वो एक समान नहीं होती अगर हम एक ही विलयन ले लें। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने देखा था कि सांद्रता नापने के कौन कौन से सूत्र होते हैं और सांद्रता क्या होती है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आज हम अपने दूसरे भाग में चलते हैं। तो आज के भाग में हम क्या पढ़ेंगे, आज के भाग में हम देखेंगे कि दूसरे जो हमारे मिश्रण होते हैं कौन कौन से, एक तो निलंबन, आज हम एक तो निलंबन पढ़ेंगे और एक कोलॉइड्स पढ़ेंगे कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स, ठीक है, कोलाइड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोलाइड्स जो होते हैं, जिस प्रकार से विलयन के दो भाग होते हैं, कोलाइड्स के भी हमारे दो भाग होते हैं। तो हम कोलाइड्स के वो दो भाग पढ़ेंगे। उसके अलावा मैंने अपने पिछले लेक्चर में टिंडल प्रभाव का जिक्र किया था, तो वो टिंडल प्रभाव होता क्या है, आज हम उसका भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कोलॉइड्स जो होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो चलिए चलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है कि निलंबन क्या होते हैं। तो अब जैसे हमने देखा था जब हमने अपना वो क्रियाकलाप करा था, जिससे हमें पता चला था कि जो हमारे मिश्रण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, विलयन, निलंबन और हमारे कौन से होते थे, कोलाइड्स। तो हमने देखा था निलंबन वाले उसमें हमारा जो मिश्रण बना था उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा विलय था उसके जो हमारे मतलब जो पार्टिकल्स थे, उसके जो कण थे वो उसमें क्या हो जाते थे, उसमें वो ऐसे लटके रह जाते थे, मतलब स्थायी नहीं होते थे, ठीक है, उसमें स्थिर नहीं होते थे, वो स्थायी नहीं होते थे बिल्कुल भी, उसमें ऐसे चलते रहते थे। और इसलिए जब हमने उसमें से प्रकाश डाला था तो उसका जो पथ होता है प्रकाश का वो दिखाई भी देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो निलंबन होते हैं उनको बाहर से अलग अलग देखा जा सकता है, और उसके अवयवों को, और जिसके अवयवों को बाहर से देखा जा सकता है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। इसलिए निलंबन किसमें आएगा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण में आएगा। तो देखो निलंबन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण जो होते हैं वो घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। मतलब माध्यम की जो समष्टि होती है उसमें निलंबित रहते हैं, मतलब उसमें ऐसे लटके हुए सस्पेंडेड रहते हैं, उसमें ऐसे चलते हुए में दिखाई देते हैं। तो ये निलंबित कण जो होते हैं वो आपस से देखे जा सकते हैं। जैसे अगर हम क्या लें, पानी में, ये हमारा पानी है, पानी में अगर हम कुछ तेल की बूंदे डाल दी, ये हमने तेल की कुछ बूंदे डाल दी, तो तेल हमें पानी में ऐसे ऐसे दिखती है ना, तेल की बूंदे हमें पानी में अलग अलग से दिखती हैं। तो ऐसे जो हमारा मिश्रण होता है इनको निलंबन कहते हैं। और क्योंकि हम इन्हें बाहर से अलग अलग देख सकते हैं इनके अवयवों को, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये वही उदाहरण है कि पानी में तेल की बूंदे जो होती है वो अलग अलग दिखती हैं, इसलिए वो हमारा एक विषमांगी मिश्रण और निलंबन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद कि निलंबन के गुण क्या क्या होते हैं, अब देखते हैं कि निलंबन के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए निलंबन जो होता है वो एक विषमांगी मिश्रण है,
ठीक है, सबसे पहली बात ये हमने देख लिया विषमांगी मिश्रण है। उसके बाद निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, निलंबन के जो कण होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनको साफ साफ आंखों से देखा जा सकता है। और ये निलंबित कण जो सस्पेंडेड कण होते हैं ये प्रकाश की किरण को फैला देती हैं। ठीक है, उसकी किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो वो हश्यमान होता है, जिससे उसका मार्ग हश्यमान भी होता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण जो होते हैं वो नीचे की ओर बैठना शुरू कर देती हैं, अर्थात निलंबन जो होता है वो अस्थायी होते हैं, मतलब उसमें पूरी तरीके से घुलते नहीं है, वो नीचे की तरफ बैठने शुरू हो जाते हैं। जब हम निलंबन वाले मिश्रण को थोड़ी ज्यादा देर के लिए हम उसको छोड़ देंगे तब उसके कण स्थायी ना होंगे, वो अस्थायी होते हैं, इसलिए वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। और उन्हें छानने की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, छानने की प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद जब सभी कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन जो है वो समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण जो है वो नहीं फैलती। और तब क्योंकि सारे के सारे जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे तो जो प्रकाश जो होगा उसकी जो किरणें होंगी उनको फैलाने वाले कोई कण ही नहीं मिलेंगे। तो जब कोई कण नहीं मिलेगा तो प्रकाश की जो किरण है वो फैलेगी भी नहीं। तो हमने अब तक कौन कौन से गुण देखे कि निलंबन में विषमांगी मिश्रण बनता है, उसके कणों को आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है, उसके जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, हश्यमान हो जाता है। उसके बाद यदि उनको शांत छोड़ा जाता है तो उसके कण जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, इसलिए जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, उसके बाद उसे छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तब निलंबन समाप्त हो जाता है और प्रकाश नहीं फैलता है। तो ये सभी क्या हो गए, निलंबन के गुण हो गए। निलंबन में क्या क्या गुण होते हैं। अब हम देखते हैं कि कोलॉइडल विलयन क्या है। कोलॉइडल विलयन क्या है अब हमारा। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा विलयन देखा, अभी हमने निलंबन देखा। अब हम देखते हैं कि कोलॉइडल क्या होता है। तो देखिए, कोलॉइडल कोलॉइड्स जो होते हैं, कोलॉइड्स के कण जो होते हैं वो विलयन, जो हमारा विलयन था उससे तो थोड़े से बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे होते हैं। तो उनको आंखों से देखा तो जा सकता है, उनको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब कोलॉइड्स के कण जो होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों को आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वो वास्तविकता में क्या होता है, विलयन जो होता है विषमांगी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे कोलॉइड होते हैं वो एक विषमांगी मिश्रण होते हैं, ना कि समांगी। समांगी नहीं होते, वो क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे, तो अब हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि इनके जो कणों का आकार होता है, इनके जो कण होते हैं उनका आकार उनकी तो हमारे विलयन से तो बड़ा होता है, पर जो हमारे निलंबन होते हैं उनसे छोटा होता है, इसलिए इनको आंखों से साफ साफ देखा तो नहीं जा सकता है बाहर से। इसलिए हमें लगता है कि इनका मिश्रण समांगी होगा, पर इनका मिश्रण समांगी नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से समान रूप से विलयन में फैले होते हैं, इसलिए इनका जो हमारा मिश्रण होता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे दूध, कोहरा। अब आप देखते होंगे कोहरे में छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, तो वो पानी की बूंदें जो होती है वो हम आंखों से देख नहीं सकते पर होती तो है ना कोहरे के अंदर, इसलिए ये क्या होता है, ये कोलॉइडल होता है, मतलब क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इनको अलग अलग किया जा सकता है इस प्रकार से। तो जैसे दूध हो गया और कोहरा हो गया। उसके अलावा आप देखिए कि ये हमारा क्या है कि हमने ये एक धुआं निकाला और इस धुएं में देखिए छोटे छोटे धूल के कण हैं। तो ये धूल के कणों को हम देख नहीं सकते हैं पर ये होते हैं उसके अंदर क्योंकि समान रूप से फैले होते हैं, इसलिए ये हमारा कैसा विलयन होता है, एक कोलॉइडल विलयन होता है हमारा। अब हम देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो हम कल भी सोच रहे थे कि टिंडल प्रभाव हमने पढ़ा था, हमने कैसे पढ़ा था टिंडल प्रभाव की, क्या होता है कि जब किसी भी खिड़की में से सूरज की किरणें आती हैं तो उसमें से हमें धूल के कुछ कण दिखाई देते हैं ना, वे धूल के कण जो होते हैं वे सूरज की किरणों को फैला देते हैं, उसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए कि इस प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर कणों द्वारा प्रकाश की किरण के परकिरण, ठीक है, मतलब स्कैटरिंग, परकिरण का मतलब क्या हो जाता है, स्कैटरिंग मतलब उसको फैला देना, उसका जो फैल जाना होता है वो टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जैसे कि ये हमारी
जैसे अगर हम देखें ये हमारा सूरज है, ठीक है, उस सूरज में से ये हमारी कोई विंडो है, ठीक है, इसमें से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो इस प्रकाश की किरणों को, ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई धूल होती है तो धूल के जो कण है वो ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे हमें प्रकाश की किरण जो होती है उसका पथ जो होता है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो यह हवा में धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जो हवा में धूल होती है या फिर जो धुएं होते हैं उनके द्वारा जो होती है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रकीर्णन, मतलब उसका स्कैटरिंग कर देता है। एक कमरे में जैसे छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण जो होती है वो आती है, तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद जो धूल है और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होते हैं, ठीक है, कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने से के कारण होता है। तो ये हमने समझ लिया कि टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए जैसे यहाँ से ये धूप आ रही है, अब इस धूप का ये हम पथ जो है वो देख पा रहे हैं, किस प्रकार देख पा रहे हैं, क्योंकि हाँ जो कमरे में धूल होगी, धूल के कुछ कण होंगे, वो कण जो है वो यहाँ पर इस समान रूप से इसमें फैले होते हैं, और समान रूप से फैले होने के कारण वो इस प्रकाश की किरणों को भी फैला देते हैं। इसी को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जंगल में टिंडल प्रभाव कैसे देखा गया है, ठीक है। टिंडल होता है, ये टाइंडल नहीं टिंडल होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जंगल में कैसे देखा जाता है। तो क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा, जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, तो हमारी जो जैसे पेड़ होते हैं, अब वो पेड़ इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनकी जो हमारी ब्रांचेस होती है, टहनियां होती हैं, वो एक दूसरे के साथ इतने घने उसमें जुड़ जाती हैं कि उससे एक ऐसे तिरपाल के जैसे वो बिछ जाती है, और उस तिरपाल में से जब हमारी धूप निकलती है, धूप पास होती है, तो जो उसमें वहां पर क्या होती है, कोहरा होता है, कोहरे में कुछ पानी की बूंदे होती हैं, तो वो पानी की बूंदे जो होती हैं वो किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है। उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें टिंडल प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो यही कहा गया है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन मतलब वही उसकी तिरपाल जो होती है, ठीक है, तिरपाल, उसकी जो तिरपाल है, ठीक है, से सूर्य की किरण जो है वो गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। तो जंगल के कोहरे मतलब मिस्र में क्या होते हैं, छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलॉइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है, और वे सूरज की जो किरणें आती हैं उनको फैला देते हैं, जिससे हमें टिंडल का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये इसे बोला जाता है। अब चलते हैं कि कोलॉइड्स के गुण क्या होते हैं। जैसे हमने विलयन के गुण देख लिए थे, उसके बाद हमने निलंबन के गुण देख लिए थे, अब हम चलते हैं कि कोलॉइड्स के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, तो कोलॉइड जो होता है, अभी हमने देखा कि प्रतीत तो होता है हमें कि वो समांगी मिश्रण है, पर वास्तव में एक कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण होता है वास्तव में, ठीक है। कोलॉइड के कणों का आकार जो होता है वो इतना छोटा होता है कि ये अलग अलग कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, कि कोलॉइड्स जो होते हैं उनके कणों का आकार बहुत छोटा छोटा होता है कि आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। मतलब इनका जो आकार होता है कोलाइड्स का यदि हम ऐसे डाल दें, आकार का अगर मैं ऑर्डर लगा दूं, तो इनका आकार जो होता है वो किससे बड़ा होता है, मतलब इनका आकार जो होता है वो बड़ा तो होता है किससे, विलियन के आकार से, ठीक है। विलियन जो होता है विलियन के आकार से तो बड़ा होता है, पर छोटा होता है निलंबन के आकार से, इसलिए इनको आंखों से तो बाहर से साफ साफ अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं तथा उसके मार्ग को हश्य बनाते हैं, मतलब उसका मार्ग जो है वो दिख जाता है। फिर जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण जो है वो तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं, ठीक है, तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं और इसलिए बोलते हैं कि ये स्थायी होते हैं, ठीक है, ये हो गया है। उसके अलावा कि उन्हें छानने की, अब क्योंकि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो इनको छानने की प्रक्रिया द्वारा भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है, किंतु एक विशेष विधि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे ये एक प्रकार की विधि होती है। अब इस विधि में क्या होता है, जिस प्रकार से हम अपने
वॉशिंग मशीन होती है, उस वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े धो लेते हैं, उन कपड़ों को सुखाया जाता है, तो हम उनको ड्रायर में डालते हैं। तो ड्रायर में क्या होता है, जब पानी ड्रायर में कपड़े डालते हैं तो वे घूमते हैं ऐसे, ठीक है। ड्रायर में जैसे हमने ये ड्रायर हो गया, इसमें हमने ये कपड़े डाल दिए, तो ये ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो इनमें से पानी अलग हो जाता है और कपड़े हमारे सूखे हुए मिल जाते हैं। तो इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो इस विधि द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मिश्रण से अलग अलग किया जा सकता है, उसके जो कण होते हैं उनको मिश्रण से अलग अलग किया जा सकता है, तो इस तकनीक द्वारा, ठीक है। वैसे छानने की तकनीक द्वारा नहीं कर सकते, पर अपकेंद्रीकरण की विधि द्वारा इनको अलग अलग किया जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे कोलॉइड्स के कुछ गुण, ठीक है। अब चलते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो देखिए, जिस प्रकार हमारा विलयन जो है वो किससे मिलके बना होता था, एक तो विलय से मिलके बना होता था और एक हमारा विलायक से मिलके बना होता था, विलायक। उसी प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा क्या होता है, कोलॉइड होता है, कोलॉइड वो भी हमारा कोलॉइड वो भी हमारा दो भाग से मिलके बना है। एक को बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब डिस्पर्स फेज, परिक्षिप्त, ठीक है, प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण, परिक्षेपण हमारा माध्यम, ठीक है। देखिए, ये क्या होता है, ये हमारा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारा विलय होता है, जैसे विलय होता है वैसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, और जैसे विलायक होता है वैसे ही हमारा परिक्षेपण माध्यम होता है। मतलब अब इसका कहने का मतलब ये है कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है वो चीज घुली होती है, किसमें, परिक्षेपण माध्यम में। तो परिक्षेपण माध्यम के अंदर जब परिक्षिप्त प्रावस्था घुली होती है तो उससे हमारा एक कोलॉइड बनता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। तो इसको मैं हटा देती हूँ वरना हमें साफ नहीं दिखेगा। कि कोलॉइडल विलयन के घटक हैं कौन कौन से, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। तो विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलॉइडल रूप में रहता है उसे तो परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। मतलब जो हमारा माध्यम में खुला होता है उसको तो क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, जो किसकी तरह होता है, विलय के जैसे होता है। और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है वो निलंबित रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, ठीक है। जो है उसमें जिसमें वो निलंबित रहता है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसको हम परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, जैसे हमने पानी में तेल मिलाया तो पानी हमारा क्या होगा, पानी एक माध्यम है ना जिसके अंदर तेल की जो बूंदें हैं वो निलंबित रहती हैं, तो पानी तो हो जाएगा हमारे परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, और जो तेल की बूंदें हैं वो हमारी हो जाएंगी परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। तेल क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था, और पानी की बूंदें जो है वो परिक्षेपण माध्यम। और ऐसे को इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका दिखाने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, पानी में तेल मिला हुआ है, तो तेल किसमें मिला हुआ है, पानी में, तो इसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे स्लैश लगाते हैं तो इसको ओ और ऐसे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, O/W मतलब ऑयल इन वाटर हो गया। तेल जो है वो पानी में है, तेल पानी में है, तो इसको बोलते हैं, इस तरीके से हम जो कोलॉइड्स होते हैं उनके विलयन को या उनके मिश्रणों को इस तरीके से हम उसको दिखाते हैं, ठीक है, दर्शाते इस प्रकार है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि कोलॉइड्स का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसे हम विलयन का वर्गीकरण करा था, विलयन में हमने देखा था कि जैसे गैस का विलयन हो गया, फिर हमने देखा था ठोस का विलयन हो गया जिसको हमने मिश्र धातु बोली थी। उसके अलावा हमने द्रव मिला दिए थे गैस में, या द्रव का विलयन देखा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे कोलॉइड्स का भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो जैसे यही कहा गया है कि कोलॉइड्स को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, उसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो कोई भी हो सकता है, हमारा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ऐसे परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो भी तीनों हमारे फेज हो सकते हैं।
तो उसके उस बेसिस पर हमने क्या किया, कोलॉइड्स का वर्गीकरण किया है। तो जैसे यहाँ पर ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, जैसे तो ये ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी, और परिक्षेपण माध्यम भी हमारा ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। हाँ, तो हमारा सबसे पहला है एरोसोल्स। ठीक है, एरोसोल्स कौन से होते हैं, देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी होती है एरोसोल्स में, वो होती है तो द्रव या ठोस, और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैस। तो इसको हम बोल सकते हैं ठोस गैस में, ठीक है, ठोस गैस में, या हम बोल सकते हैं द्रव जो होता है, द्रव गैस में। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज सॉलिड इन गैस, या फिर हम लिख सकते हैं लिक्विड इन गैस, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से देखा गया है। तो देखिए जैसे इसके उदाहरण हो गए कोहरा, बादल, धुआं, या ऑटोमोबाइल निकास, पंखा। जैसे कोहरा, देखिए कोहरा क्या होता है, कोहरा हमारी बहुत सी वायु, मतलब वायु के अंदर जब हमारी क्या होती है, कुछ हमारे पानी की बूंदें जो होती हैं वो मिली हुई होती हैं, उससे हमारा कोलोइडल मिश्रण बनता है, तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल्स। क्योंकि कोहरा क्या हो गया, गैस हो गई, और पानी की बूंदें क्या हो गई, द्रव हो गई। तो द्रव किसमें है, हमारी गैस में, तो इसको बोला गया है एरोसोल्स। ठीक है, धुएं में क्या होता है, धुआं जो होता है उसमें हमारे धूल के कण होते हैं, और वो धूल के कण अब किस में हो गए, हमारे गैस में। धूल के कण गैस में हो गए तो उसको भी हम एरोसोल्स बोलते हैं। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है और परिक्षेपण माध्यम कौन सा है, बस हमें इनके ऊपर ही हमें क्या होता है कि कोलॉइड्स का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला कौन सा हो गया, एरोसोल्स। एरोसोल्स हमारे ये हो गए। उसके बाद अब हम देखते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, देखिए फॉर्म्स में परिक्षिप्त प्रावस्था तो होती है गैस, और परिक्षेपण माध्यम होता है द्रव या ठोस। तो इनको बोला जा सकता है गैस किसमें, लिक्विड में, या गैस किसमें, सॉलिड में। ठीक है, हमारा मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था तो गैस ही होती है, और माध्यम हमारा द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में क्या होता है, शेविंग क्रीम में कोई क्रीम जो है, जो हमारी द्रव होती है, वो एक गैस के अंदर ही तो होती है ना, गैस जो होती है वो क्रीम के अंदर होती है, तो इसलिए उसको फोम बोला गया है। स्पंज हो गया, स्पंज क्या होता है, जैसे स्पंज ये होते हैं, इनमें ऐसे 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 छोटे छोटे से छेद होते हैं, इन छेद में हमारी गैस से तो होती है ना जो वायु होगी, तो इसको बोला गया है, क्या हो गया, गैस किसके अंदर हो गई, ठोस के अंदर। गैस किसके अंदर, ठोस के अंदर। और ऐसे ही हमारा झावा जो हो गया, झावे में भी क्या होते हैं, ऐसे ऐसे ये होल होते हैं, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर भी, ठोस के अंदर क्या हो गई, गैस हो गई, तो गैस किसके अंदर, ठोस के अंदर। तो इनको बोलते हैं हम फोम। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फोम। उसके बाद हमारे तीसरे प्रकार के जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं वो होते हैं इमल्शन। अब इमल्शन में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था तो होती है द्रव, और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, तो इनको बोलेंगे द्रव इन द्रव, मतलब लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड लिक्विड ऐसे बोलेंगे, या द्रव द्रव ऐसे, इनको ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, इमल्शंस। जैसे दूध, दूध में क्या होता है, पानी, पानी होता है, वसा होता है, प्रोटीन होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे द्रव होते हैं। तो द्रव द्रव का जो हमारा कोलॉइडल होता है, मिश्रण होता है, उसको हम इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, और हमारी क्रीम हो गई। उसके अलावा आता है हमारा सोल, सोल हो गए। ठीक है, तो हमने एरोसोल्स देख लिए, फोम देख लिए, इमल्शन देख लिए। अब फोर्थ वाले होते हैं सोल। सोल में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था तो होती है हमारी ठोस, और परिक्षेपण माध्यम होता है द्रव, तो इनको बोलते हैं ठोस द्रव में, ठोस द्रव में। तो देखिए ठोस द्रव में जैसे जैसे हम कीचड़ होता है, कीचड़ में क्या होता है, बहुत सारी हमारी क्या होते हैं, मिट्टी, कीचड़ में क्या होता है, बहुत सारे पत्थर होते हैं, पत्थर क्या हो गए, ठोस हो गया, और कीचड़ क्या हो गया, हमारा द्रव हो गया। तो ठोस द्रव में जो मिला होता है उसको हम सोल बोलते हैं। और एक हो गया हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। तो इस प्रकार से हमारे सोल की ये कुछ उदाहरण होती हैं। उसके अलावा एक होते हैं हमारे जेल। जेल क्या होते हैं, जेल में परिक्षिप्त प्रावस्था तो होती है द्रव, और परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। ठीक है, यहाँ उल्टा होता है, जैसे हमारे सोल में क्या था, परिक्षिप्त प्रावस्था तो ठोस थी और माध्यम था
द्रव। यहाँ उल्टा है, प्रावस्था तो द्रव है और माध्यम क्या है, ठोस। जैसे हमारा मक्खन हो गया, मक्खन में हमारा क्या होता है, मक्खन हमारा ठोस होता है, उसके अंदर ना जाने हम कितने प्रकार के द्रव मिलाते हैं, मतलब एसेंस मिला देते हैं, कुछ भी मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, जेलीज, पनीर और मक्खन जो होते हैं ये इसके उदाहरण होते हैं, किसके, जेल्स के, जेल के ये उदाहरण होते हैं। उसके अलावा अब आते हैं हमारे एक प्रकार के ठोस सोल। ठोस सोल भी क्या होता है, जैसे हमारे सोल में तो ठोस था किसके अंदर, द्रव के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ठोस सोल में ठोस ठोस के अंदर होता है, ठोस ठोस के अंदर हो गया। तो परिक्षिप्त प्रावस्था तो हो गई ठोस, और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो गया, ठोस। जैसे हमारे क्या होते हैं, रंगीन रत्न, रत्न होते हैं, तो इन रत्न में क्या होता है, दो ठोस से मिलके ही ये रत्न मिलके बना होता है, तो इनको बोलते हैं हम ठोस सोल। दूध या ग्लास हो गया हमारा, तो ये सब क्या आते हैं, हमारे ठोस सोल के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने जितने भी कॉलॉइड्स थे उनका वर्गीकरण करना देख लिया है। पहले कौन से देखे थे, एरोसोल्स, फिर हमने फोम देखे, इमल्शंस देख लिए, सोल देख लिए, फिर हमने क्या देखे थे, जेल्स, जेल्स देखे थे, और फिर ठोस सोल। तो इन 6 तरीके से हम अपने कॉलॉइड्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था, पहला पॉइंट था कि समांगी मिश्रणों को के अवयवों को बाहर से अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अलग 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 नहीं किया जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, बोल सकते हैं हम, देखा जा सकता है, जा सकता है। उसके बाद विषमांगी मिश्रण कौन से थे, जिनके अवयवों को बाहर से अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है। अवयवों को, इसमें क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट, अवयवों को अलग 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 देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा, जैसे हमने पानी में चीनी मिला दी थी, या फिर हमने क्या कर दिया था, पानी में चीनी मिला दी थी, या पानी में नींबू मिला होता है, ठीक है, या रस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। और विषमांगी मिश्रण अभी हमने इतने सारे देख लिए, कोलॉइड्स देखे हमने, निलंबन देखी, ये सब क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण। हम बोल सकते हैं इसमें, जैसे हमने क्या मिला दिया, पानी में रेत मिला दी, तो वो हमारा क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। पानी में तेल मिला दिया, वो भी हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण ही है, ठीक है। उसके अलावा अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि विलयन, निलंबन और कोलॉइड्स एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि ये हमारा क्या होता है, समांगी मिश्रण, समांगी, ठीक है, समांगी मिश्रण होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है, दूसरा पॉइंट आ सकता है हमारा कि इनका आकार तो इतना छोटा होता है कि इनको आंखों से देखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। इनका आकार हमने देखा था 10⁻⁹ मीटर तक होता है, बहुत छोटा होता है। और इनका आकार जो होता है, इनको बाहर से आंखों से अलग अलग देखा जा सकता है, और इनको जो होता है, इनको भी ये अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, मतलब इनका आकार भी छोटा होता है, इनको भी बाहर से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये प्रकाश के पथ जो होता है, प्रकाश की किरणों को अपने अंदर से फैलाते नहीं है, ठीक है, मतलब प्रकाश का पथ जो है वो दिखाई नहीं देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें और इसमें जो होता है, इन दोनों में प्रकाश का पथ जो होता है वो दिखाई देता है, अपने अंदर से जो ये किरणें होती है उनको फैला देते हैं, ठीक है, परकिरण कर देते हैं उनका। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें कि इनको छानने की प्रक्रिया द्वारा जो होता है, समांगी मिश्रणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन निलंबन को जो होता है वो छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। और कोलॉइड्स का हमने देखा था कि छानने की प्रक्रिया द्वारा तो अलग नहीं कर सकते, पर उनकी एक अलग सी ही विधि होती है जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की विधि द्वारा कोलॉइड्स को अलग अलग किया जा सकता है। उसके अलावा हमने क्या देखा था,
हमने ये देखा था कि इसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे में इस प्रकार मिल जाते हैं कि वो नीचे नहीं बैठते हैं और वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। पर निलंबन में देखा था, निलंबन को यदि थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाए, शांत छोड़ दिया जाए, तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। और कॉलॉइड्स जो होते हैं वो भी स्थायी होते हैं, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे में समान रूप से मिले हुए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम 6th पॉइंट में इनके उदाहरण दे सकते हैं कि विलयन का उदाहरण क्या था, पानी में चीनी मिला दी है। निलंबन का उदाहरण क्या था, पानी में तेल की बूंदें फैली हुई हैं। और कोलॉइड्स का उदाहरण क्या था, जैसे कोहरा हो गया, दूध हो गया, जेलीज हो गई, ये सब क्या है, हमारे कोलॉइड्स के उदाहरण है। तो इस प्रकार से 6 पॉइंट्स पर हम विलयन, निलंबन और कोलॉइड्स को एक दूसरे से भिन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा प्रश्न पे आते हैं कि एक संतृप्त हमने देखा था, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, कि एक ऐसा विलयन जिसको हम थोड़ा सा तापमान करने के बाद यदि उसमें और विलय मिलाया जाए तो विलय जो होता है उसकी घुलनशीलता खत्म हो जाती है, मतलब और घुलता नहीं है। तो ऐसे ही विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए 36 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो देखिए, सांद्रता प्राप्त करने के लिए हमने कुछ सूत्र देखे थे। एक तो देखा था द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा देखा था हमने द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम, और तीसरा देखा था आयतन अपॉन आयतन वाला ही। ठीक है, हमने कहा था ऊपर तो होता है विलय का और नीचे होता है विलयन का। तो अब देखते हैं हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम है, तो इसका मतलब है विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान वो दिया हुआ है हमें 36 ग्राम। फिर हमें दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान, वो दिया हुआ है हमें 100 ग्राम। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, अब हम यहाँ से विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं ना। विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो 36 प्लस 100 136 ग्राम हो जाएगा। अब हमें बस अपना फॉर्मूला लगाना है कि द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान का फॉर्मूला लगेगा इन तीनों में से, क्योंकि केवल ये ही वाला हमारे पास डेटा है। तो द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान और इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान कितना है, 136 ग्राम, और इंटू 100। इससे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम इसको पूरा सॉल्व कर लें तो इस प्रकार हम सांद्रता जो होता है अपने विलयन की सांद्रता को नाप सकते हैं। बस ये 3 आपको सूत्र यूज करने हैं, 3 फॉर्मूलों का ही यूज करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा अब तक। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे निलंबन क्या होते हैं, निलंबन उनके हमने गुण देखे कि गुण क्या होते हैं। उसके बाद उनके उदाहरण देखे हमने, उदाहरण। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके भी हमने गुण देखे और उनके उदाहरण देखे। फिर कोलॉइड्स के हमने दो क्या देखे, कोलॉइड्स के 2 घटक देखे। एक तो क्या होता है परिक्षेपण प्रावस्था, और एक होता है हमारा परिक्षिप्त माध्यम जो होता है। तो हमने 2 घटक देख लिए अपने कोलॉइड्स के, और उन घटकों के आधार पर हमने क्या किया, कोलॉइड्स का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे, एरोसोल्स पढ़े थे, फोम पढ़े थे, इमल्शन पढ़े थे, सोल पढ़े थे, जेल्स पढ़े थे और ठोस सोल पढ़े थे। हमने ये सब देख लिए थे। उसके बाद हमने क्या किया, अपने 3 प्रश्न किए। तो यहाँ तक हमने अपनी चीजों को समझ लिया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो हमने मिश्रण बनाए हैं, चाहे वो हमारे सामांगी मिश्रण हो चाहे वो हमारे विषमांगी मिश्रण हो, उनको उनके घटकों में अलग अलग अलगाव कैसे किया जा सकता है, मतलब उनको अलगाव कैसे किया जा सकता है, उनका सेपरेशन। जैसे हमने अपनी कुछ विधियों के नाम सुने हैं अभी जब हम अपने ये चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो हमने एक तो देखा था वाष्पीकरण किया जाता है, एक हमने अभी देखी थी अपकेंद्रीकरण। तो ये सब चीजें क्या होती है, यही हमारा अब अगला टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। बाय।